नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिनवार आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एमपीएससी फार्मेसी एग्जाम प्रिपरेशन के पार्ट 3 के तहत जी पैट संडे क्विज पार्ट 96 को देखने जा रहे हैं। दोस्तों, बड़ा ही शानदार वीडियो है, तो चलो आज के इस शानदार सेशन को यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। देखो, यहाँ पे पूछा है द सेकंड शेड्यूल एनेक्स टू द डीपीसीओ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर prescribes the different forms, match these different forms with respective contents। तो देखो, डीपीसीओ के अंदर 3 शेड्यूल है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3, और ये शेड्यूल सेकंड की बात कर रहा है। तो सेकंड शेड्यूल में अलग अलग तरीके के फॉर्म को प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो उन्हीं अलग अलग फॉर्म्स के कंटेंट को यहाँ पे हमें मैच करना है दोस्तों। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल जो था वो शेड्यूल जो बल्क ड्रग्स होते हैं उनके लिए है, जो सेकंड शेड्यूल है यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स के लिए है, और थर्ड शेड्यूल जो है वो प्री टैक्स रिटर्न के लिए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड शेड्यूल की बात चल रही है, डिफरेंट फॉर्म्स है, तो उनके कंटेंट को यहाँ पे हमें मैच करना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कॉलम 1 में हमें फॉर्म नंबर्स दिए हुए हैं और कॉलम बी में यहाँ पे उसका कंटेंट दिया हुआ है, तो इनको हमें मैच करना है। तो देखो, मैंने यहाँ पे तो आपको सिर्फ इजी जाए इसके लिए इसका कंटेंट इसके सामने ही लिख दिया है दोस्तों। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे ताकि ये फॉर्म और उसका कंटेंट आपके इजीली ध्यान में रहे। तो यहाँ पे देखो, फॉर्म 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 है। ठीक है, तो फॉर्म नंबर 1, 2, 5, 6, 3 एंड 4, ऐसा मैंने थोड़ा ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है इसको। तो यहाँ पे देखें, फॉर्म 1 एंड 2 जो है वो बल्क ड्रग्स के लिए है। ठीक है, फॉर्म 1 एंड 2 जो है वो बल्क ड्रग के लिए है, और फॉर्म 3 एंड 4 जो है वो फार्मुलेशंस के लिए है। ठीक है, इस बात को समझिएगा, 1 एंड 2 जो है बल्क ड्रग्स और 3 एंड 4 जो है फार्मुलेशन के लिए। अब फॉर्म नंबर 1 में क्या है, देखो, प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड बल्क ड्रग्स। ठीक है, यहाँ पे शेड्यूल्ड बल्क ड्रग की बात चल रही है, तो ये होगा हमारा फॉर्म नंबर 1, और अगर नॉन शेड्यूल्ड बल्क ड्रग की बात चलेगी तो ये आएगा फॉर्म नंबर 2 में। ठीक है, तो इनका 2 कॉपीज में हमें एप्लीकेशन सबमिट करना होता है, 2-2 कॉपीज इसके लगेंगे। तो हमने क्या याद रखना है, फॉर्म 1 जो है वो शेड्यूल्ड बल्क ड्रग के लिए, फॉर्म 2 जो है नॉन शेड्यूल्ड बल्क ड्रग के लिए है। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा 3 एंड 4 फॉर्म की, तो 3 एंड 4 जो है वो फार्मुलेशंस के लिए है, और इनको सबमिट किया जाता है 7 कॉपीज में। ठीक है, अब 3 जो है वो शेड्यूल फार्मुलेशन के लिए है, ये 1 जो था शेड्यूल बल्क ड्रग के लिए था। ठीक है, ये बल्क के लिए है, ये फार्मुलेशन की, तो शेड्यूल फार्मुलेशन के लिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगा, और जो फोर्थ फॉर्म है, फॉर्म नंबर 4, वो किसके लिए, प्राइस ऑफ शेड्यूल फार्मुलेशन। देखो, ये थर्ड भी शेड्यूल फार्मुलेशन के लिए है और 4 भी शेड्यूल फार्मुलेशन के लिए है, लेकिन 4 में एक्सटेंशन क्या है, आगे देखो कि शेड्यूल फार्मुलेशन इंपोर्टेड इन फिनिश्ड फॉर्म, इंपोर्टेड किया हुआ है ये फिनिश्ड फॉर्म में। ठीक है, बाहर से बुलाया हुआ है, तो इंपोर्टेड को हम इंपोर्टेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंपोर्टेड। तो 4 से हमें ये 4 फॉर्म को याद रखना है। ठीक है, जो भी इंपोर्ट होता है फॉर्म में आ रहा है वो है ना, फॉर्म में यानी 4 में आ रहा है, तो इंपोर्टेड को हम 4 से याद रखेंगे, यानी कि फॉर्म 4 में जो दिया हुआ है वो फार्मुलेशन है, शेड्यूल फार्मुलेशन इंपोर्टेड इन फिनिश्ड फॉर्म का प्राइस है। ठीक है, और थर्ड जो है सिर्फ शेड्यूल फार्मुलेशन। ठीक है, और 4 जो है इंपोर्टेड वाला शेड्यूल फार्मुलेशन है। ठीक है, यहाँ पे नॉन शेड्यूल कुछ भी नहीं है। अब ये तो हो गया हमारा फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 एंड 4। अब 5 क्या है, फॉर्म 5 से प्राइस है ना, तो प्राइस लिस्ट जो है फॉर्म ऑफ प्राइस लिस्ट बोलते हैं। 5 फॉर्म 5 को क्या बोलेंगे, फॉर्म ऑफ प्राइस लिस्ट, तो पूरा प्राइस लिस्ट इसमें आएगा। और 6 में क्या है, 6 में क्या है, ईयरली इंफॉर्मेशन ऑन टर्नओवर एंड अलोकेशन ऑफ सेल्स एंड एक्सपेंसेस। तो इसका जो भी एनुअली इंफॉर्मेशन होता है टर्नओवर का, एलोकेशन, सेल्स एंड एक्सपेंसेस का, ये इंफॉर्मेशन हमें फॉर्म 6 में भरना होता है। तो इसे याद रखेंगे कैसे, 6 को याद रखो सेक्सी से, और टर्नओवर को याद रखो टर्न से। क्या सेक्सी टर्न लिया है ना, क्या सेक्सी टर्न लिया है, तो 6 फॉर्म में टर्नओवर दिया हुआ है, ईयरली टर्नओवर, इंफॉर्मेशन ऑफ ईयरली टर्नओवर, अलोकेशन ऑफ सेल्स एंड एक्सपेंसेस का। तो इस तरीके से हम ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो भी फॉर्म है डीपीसीओ के अंदर, शेड्यूल सेकंड के अंदर, तो ये सारा कंटेंट हम इसके साथ में ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस पर कभी भी सवाल बन सकता है। ठीक है, तो गलत नहीं करना है दोस्तों, इतना मेहनत किया है तो गलत बिल्कुल नहीं होने देना है।
नेक्स्ट यहाँ पे हमें मैच करना है कैटेगरी वाइज टर्नओवर, ठीक है। तो ये थर्ड शेड्यूल के रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द थर्ड शेड्यूल एनेक्स्ड टू द डीपीसीओ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर स्पेसिफाइड मैक्सिमम प्री टैक्स रिटर्न ऑन सेल्स टर्नओवर ऑफ मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर्स ऑफ फॉर्मुलेशंस, मैच द फॉलोइंग फॉर्मुलेशंस कैटेगरी विथ रिस्पेक्ट टू टर्नओवर पर एनम इन रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे दो कॉलम बने हुए हैं, कैटेगरी वाइज और ये टर्नओवर पर एनम वाइज, ठीक है। तो इनको मैच करना है। तो देखो यहाँ पे थर्ड शेड्यूल की बात चल रही है, जिसमें मैंने आपको बोला, क्या बोला, प्री टैक्स रिटर्न इसमें दिया जाता है, ठीक है। प्री टैक्स रिटर्न शेड्यूल सेकंड में था, क्या था, डिफरेंट फॉर्म्स थे, और शेड्यूल फर्स्ट में बल्क ड्रग्स को इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्री टैक्स टर्न की बात चलिए थर्ड शेड्यूल के अंदर, और उसके अलग अलग फार्मूलेशंस की यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है और उनका टर्नओवर यहाँ पे बताया हुआ है। तो हमें इनको मैच करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका मैचिंग भी मैंने इसके सामने ही लिखा हुआ है। कैटेगरी ए में क्या आता है, लार्ज यूनिट्स आते हैं, क्या आते हैं, लार्ज यूनिट्स विथ टर्नओवर मोर देन 6 करोड़, ठीक है। शेड्यूल बी में क्या आएगा, मीडियम यूनिट्स आते हैं, मीडियम यूनिट्स विथ टर्नओवर ऑफ 1 to 6 करोड़, ठीक है, बिटवीन 1 to 6 करोड़ के बीच में इसका टर्नओवर होता है। और जो सी है इसमें अदर यूनिट्स आते हैं, लार्ज यूनिट, मीडियम यूनिट, और सी में अदर यूनिट्स विद टर्नओवर लेस देन 1 करोड़ पर एनम, ठीक है। तो ये शेड्यूल कैटेगरी सी में आएगा, ठीक है। तो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी जो भी फार्मूलेशंस के हैं उनका यहाँ पे टर्नओवर देख सकते हैं आप टर्नओवर पर एनम के हिसाब से। तो इन कैटेगरीज को हमें याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, द थर्ड शेड्यूल एनेक्स्ड टू द डीपीसीओ, ठीक है। थर्ड शेड्यूल में क्या है, प्री टैक्स रिटर्न होता है। तो स्पेसिफाइड हाउ मच मैक्सिमम प्री टैक्स रिटर्न ऑन सेल्स टर्नओवर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स ऑफ फॉर्मुलेशंस ऑफ कैटेगरी सी। तो ये कैटेगरी सी में जो हमने बोला था कि इसका एनुअल टर्नओवर जो है 1 करोड़ से भी नीचे होता है, ठीक है। तो ये अदर यूनिट्स विद टर्नओवर ऑफ लेस देन 1 करोड़ पर एनम, ठीक है। तो इसके लिए हैविंग ओनली फार्मूलेशन एक्टिविटी, कैटेगरी सी के अंदर जहां पे ओनली फार्मूलेशन एक्टिविटी चलती है वहां पे मैक्सिमम प्री टैक्स रिटर्न कितना होगा अकॉर्डिंग टू थर्ड शेड्यूल ऑफ डीपीसीओ, ये हमें बताना है। ऑप्शन देखो 8%, 9%, 11% या फिर 12%। तो इसका पूरा चार्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी के लिए। लेकिन फिलहाल इसका जवाब आप जान लीजिएगा, ये ऑप्शन डी सही करना है यहाँ पे 12%, ठीक है। कितना, 12% यहाँ पे आपको कैटेगरी सी में जहाँ पे ओनली फॉर्मुलेशंस एक्टिविटी है वहाँ पे आपको जो भी आपका टर्न हो रहे है एनुअली उसके 12% यहाँ पे प्री टैक्स रिटर्न करना होगा, ठीक है। तो ये चार्ट देखिए आपको थोड़ा सा आसान लगेगा। इसमें मैं कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी को यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ में। तो यहाँ पे देखें, ये कैटेगरी ए है जिसमें लार्ज यूनिट्स इंक्लूड किए गए हैं, इसका टर्नओवर मोर देन 6 करोड़ होता है। कैटेगरी बी है जो मीडियम साइज यूनिट्स होते हैं, 1 से लेकर के 6 करोड़ तक इसका एनुअल टर्नओवर होता है। और कैटेगरी सी जो है इसमें अदर यूनिट्स आते हैं जिसका एनुअल टर्नओवर जो होता है 1 करोड़ से भी नीचे होता है, ठीक है। अब इसमें देखें आप कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी की मैं बात करूं यहाँ पे, इसमें पहला कैटेगरी में होगा कि जहाँ पे हैविंग नो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड नो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कुछ नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग भी कुछ नहीं है। तो इस तरीके का जो कैटेगरी ए होगा वहाँ पे जो भी टर्नओवर है उसके 8% आपको प्री टैक्स रिटर्न देना होता है, ठीक है। और जहाँ पे ओनली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट 5%, ठीक है, और मोर देन 5%, इक्वल टू 5% और मोर देन 5% के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया हुआ है। लेकिन R&D कोई भी नहीं है यहाँ पे न्यू ड्रग के लिए, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे देखो दोनों भी नहीं है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो आपको एनुअल टर्नओवर के 9% आपको प्री टैक्स टर्नओवर देना होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर आपके पास दोनों भी है, कैटेगरी ए में दोनों भी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विथ 5% और मोर देन 5%, और यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है न्यू ड्रग के लिए, तो उसके लिए आपको ये दोनों है ना, तो आपको 10% एनुअल टर्नओवर के प्री टैक्स देना होता है। तो 8, 9, 10, 8, 9, 10 कैटेगरी ए के लिए याद रखिएगा। 8 जब मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D दोनों भी नहीं है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग है तो 9%,
और दोनों है मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D, तो आपको 10% देना होता है। ठीक है, तो ये फार्मूलेशन वाला जो है कैटेगरी सी के लिए होगा, जो आपने अभी के ऊपर क्वेश्चन जिसमें डिस्कस किया है उसके लिए। यहाँ पे इसका कोई जिक्र नहीं होता कैटेगरी ए और बी के लिए। ठीक है, अब कैटेगरी बी के लिए जाएंगे तो यहाँ पे अगर दोनों यूनिट नहीं होता है, नो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नो R&D, तो आपको 9% टैक्स देना, प्री टैक्स रिटर्न देना होता है टर्नओवर के। और अगर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है विथ 5% और मोर देन 5%, तो आपको 11% टर्नओवर के देना पड़ेगा प्री टैक्स। और आपके पास दोनों यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है 5% और मोर देन 5%, और यहाँ पे R&D भी यूनिट है न्यू ड्रग के लिए, तो आपको 13% टर्नओवर के देना पड़ेगा प्री टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पूरे ऑड नंबर्स आ रहे हैं, 9 12 को छोड़ दिया, फिर 11, फिर सॉरी यहाँ पे 10 को छोड़ दिया 11, फिर 12 को छोड़ दिया 13, तो 9 11 एंड 13। ठीक है, ऐसे करके याद रखिएगा। या फिर ये कैटेगरी बी है, यानी कैटेगरी 2 नंबर का है, तो 9 2 11 हो गया, 9 2 11 हो गया, तो 2 के लिए 9 11 और यहाँ पे 13 आ जाएगा, 9 2 11 हो गया 13। तो इस तरीके से 9 11 13 ये कैटेगरी बी के लिए याद रखिएगा। और नेक्स्ट मैं बात करूँ कैटेगरी सी की, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कैटेगरी सी में ऐसा कोई यूनिट नहीं है जहाँ पे दोनों नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, R&D नहीं है, तो कोई प्री टैक्स नहीं है। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा 5% और मोर देन 5%, तो आपको 13% एनुअल टर्नओवर के प्री टैक्स देना पड़ेगा। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सिर्फ, तो 13% आएगा कैटेगरी सी के लिए। और अगर यहाँ पे ये दोनों यूनिट है तो कोई नहीं है इसके लिए। और फार्मूलेशन यूनिट है सिर्फ कैटेगरी सी के लिए, फार्मूलेशन यूनिट होता है इसमें, तो 12% आपको प्री टैक्स रिटर्न देना होता है एनुअल टर्नओवर के ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे तो रहते ही नहीं है, ये दोनों रहते ही नहीं, तो इनका कोई यहाँ पे जिक्र नहीं है। छोटा यूनिट है कैटेगरी सी का, इसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट लग सकता है, तो 13% देना है, और सिर्फ फार्मूलेशन हो रहा है तो 12% देना है दोस्तों। ठीक है, ये कैटेगरी सी के लिए थोड़ा अलग टर्म है, इसको याद रखिएगा। बाकी कैटेगरी ए 8 9 10, और कैटेगरी बी के लिए 9 2 11 हो गया 13, तो 9 11 और 13, और यहाँ पे 13%। और ये फार्मूलेशन इसके लिए अलग यूनिट है, सेपरेट है, तो 12% आपको प्री टैक्स देना पड़ेगा एनुअल टर्नओवर के। ठीक है दोस्तों, तो ये चार्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की जो PDF मेंबरशिप है उसको आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़ दोस्तों। ये कंट्रीब्यूशन आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऐप इस्तेमाल करके कर सकते हो, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। जैसे आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल एक्सेस हो जाएगा, आपको मिलता रहेगा, और हर वीकली से अपडेट भी किया जाएगा दोस्तों, जिससे आपकी पढ़ाई में काफ़ी तेज़ी आएगी, आपके कॉन्फिडेंस लेवल जो है काफ़ी हाई लेवल तक जाएगा, और आप कोई भी एग्ज़ाम में आसानी से नंबर्स ला सकते हो, अपना सीट फिक्स कर सकते हो दोस्तों। और हाँ, जो भी ज़रूरतमंद है उनके साथ में इसे ज़रूर शेयर करना दोस्तों, ताकि उससे भी इसका फ़ायदा हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बोलता है, इन अकॉर्डेंस विद द DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, एट व्हाट price dealer shall sell loose or split quantity of any formulation drawn from a pack of such formulation, provided such formulation shall not be compounded at the premises of the dealer। देखो कोई बड़ा फॉर्मुलेशन है, उसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, लूज पैकिंग में कर रहे हैं, तो उसका जो प्राइस है ना, उसका जो प्राइस है वो क्या होगा, कितना हो सकता है, ये हमें बताना है। और प्रोवाइडेड सच फार्मूलेशन शैल नॉट बी कंपाउंडेड एट द प्रीमाइसेस ऑफ द डीलर, डीलर के प्रीमाइसेस में इसको किसी ने फार्मूलेशन को कंपाउंड नहीं किया हुआ होना चाहिए, तो हम इसका प्राइस कितना रख के बेच सकते हैं इसको, ये बताइएगा लूज एंड स्प्लिट क्वांटिटी ऑफ फार्मूलेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, रिटेल प्राइस प्लस 5%, रिटेल प्राइस प्लस 10%, रिटेल प्राइस प्लस 7%, या फिर ओनली एट द रिटेल प्राइस। तो देखो भाई, थोड़ा सा मेहनत तो लग रहा है, फार्मूलेशन को हम रीपैक कर रहे हैं, लूज पैकिंग में उसको पैक करके बेच रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉफिट तो हमारा बनता है ना, उस डीलर का बनता है। तो रिटेल प्राइस तो नहीं होगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ चाहिए, प्लस चाहिए, तो कितना होगा, रिटेल प्राइस प्लस 5% पे हम उसको बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, रिटेल प्राइस प्लस 5%, इससे ज़्यादा हम नहीं बेच सकते। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग रिटेल प्राइस प्लस 5%, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा स्प्लिट या फिर लूज पैकिंग के लिए ये। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है,
as per DPCO while fixing price of imported formulation का आप प्राइस फिक्स करने जा रहे हो तो according to the DPCO what is the maximum margin is provided to cover selling and distribution expenses including importers profit। तो हमें कितना मार्जिन यहाँ पे छोड़ सकते हैं कि अगर हम प्रोवाइडेड टू कवर पूरा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस निकल जाए, इंपोर्टर्स का प्रॉफिट्स निकल जाए, तो हम यहाँ पे कितना मार्जिन छोड़ सकते हैं इंपोर्टेंट फॉर्मुलेशंस का प्राइस फिक्स करने के लिए। तो यहाँ ऑप्शन देखिए 10% ऑफ लैंडेड कॉस्ट, 75% ऑफ लैंडेड कॉस्ट, 50% ऑफ लैंडेड कॉस्ट या फिर 25% ऑफ लैंडेड कॉस्ट। तो यहाँ पे जो भी इंपोर्टेड फार्मुलेशंस होते हैं उसका जब हम प्राइस फिक्स किया जाता है डीपीसीओ के अकॉर्डिंग तो लैंडेड कॉस्ट जो है इसको बेस माना जाता है प्राइस फिक्स करने के लिए, और ये पूरा इंक्लूडेड होता है कस्टम ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस के साथ में। तो इस लैंडेड प्राइस को ही यहाँ पे बेस पकड़ के आपको परसेंटेज दिया है कि कितना मार्जिन छोड़ना है लैंडेड कॉस्ट के इंपोर्टेड फार्मुलेशंस का हम प्राइस फिक्स करें जिसमें कि पूरा कवर हो जाए उस जो भी उसका डीलर है उसका सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कवर हो जाए, उसका खुद का प्रॉफिट कवर हो जाए इंपोर्टर का। तो ये सारा उसको कितना मार्जिन देना चाहिए, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो हमारा मार्जिन हम छोड़ सकते हैं वो कितना है 50% ऑफ लैंडेड कॉस्ट। ठीक है, 50% ऑफ लैंडेड कॉस्ट यहाँ पे हम छोड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इंपोर्टेंट फार्मुलेशन के लिए जो है इंपोर्टेंट फार्मुलेशन के लिए याद रखिएगा मार्जिन कितना छोड़ा जाता है, मैक्सिमम 50% ऑफ लैंडेड कॉस्ट, 50% ऑफ लैंडेड कॉस्ट, नॉट एक्सीडिंग द 50% ऑफ लैंडेड कॉस्ट। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं दोस्तों। और एक चार्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पे भी सवाल बन सकता है, ये चार्ट भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो जो भी हमारा बल्क ड्रग होगा या फिर शेड्यूल फार्मुलेशन होगा उसका कुछ ना कुछ प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है, रिवाइज किया जाता है। ठीक है, जो भी बल्क ड्रग है उसका कमेंसमेंट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द डीपीसीओ, जब कमेंसमेंट होता है तो उसका भी यहाँ पे प्राइस फिक्स हो जाता है। ठीक है, आप समझिएगा बल्क ड्रग है उसका प्राइस फिक्स हो चुका है, शेड्यूल फार्मुलेशन है उसका भी प्राइस फिक्स हो चुका है, लेकिन जो भी इसके जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूटर है, इम्पोर्टेंट है, वो लोग जो इसका प्राइस यहाँ पे चाहते हैं कि जो प्राइस यहाँ पे फिक्स किया हुआ वो उनको पसंद नहीं आया, वो चाहते हैं कि हमारा खर्चा इससे ज़्यादा है तो हमारा प्राइस थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। तो वो लोग ने जो भी इसका प्रोडक्शन करने वाला है, जो मेन यहाँ पे आदमी होगा इसका ड्रग से रिलेटेड, जो इसके यहाँ पे शेड्यूल फार्मुलेशन बनाया है या फिर जो बल्क ड्रग का यहाँ पे व्यापार करेगा अभी, तो वो अप्लाई करेगा प्राइस रिवीजन के लिए। उसको वो प्राइस पसंद ही नहीं आया है जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, कमेंसमेंट करके यहाँ पे निकाला हुआ है ऑर्डर के हिसाब से, तो वो उसको पसंद नहीं आया है, मुझे प्राइस बढ़ा के चाहिए वही, तो वो अभी अप्लाई करेगा प्राइस रिवीजन के लिए कि प्राइस को रिवाइज करो, आप ही देखो कि प्राइस को बढ़ाना चाहिए, आप देखो एक बार। तो फिर इसको क्या करना होता है, जब ये प्राइस फिक्स हो जाता है या फिर कमेंसमेंट ऑफ ऑर्डर हो जाता है तो विद इन 30 डेज शेड्यूल फॉर्मुलेशन के लिए उसको यहाँ पे अप्लाई करना होता है कि भैया प्राइस को रिवाइज करो विद इन 30 डेज। ये जब फिक्स हो जाता है उसके 30 डेज के भीतर भीतर इसको यहाँ पे प्राइस रिवीजन के लिए एप्लीकेशन करना होता है पर्टिकुलर फॉर्म में शेड्यूल फॉर्मुलेशन के लिए, और बल्क ड्रग के लिए विद इन 15 डेज के अंदर उसको यहाँ पे अप्लाई करना होता है पर्टिकुलर फॉर्म में। ठीक है, फॉर्म 1 में इसको अप्लाई किया जाता है कि भैया गवर्नमेंट तुम्हारा प्राइस हमें पसंद नहीं आया, इसको रिवाइज करो, थोड़ा सा बढ़ाओ, है ना, तो हमने तो काफ़ी मेहनत किया, हमारा खर्चा हुआ है कि इसको बढ़ाओ, हमको पसंद नहीं है। तो ये गवर्नमेंट यहाँ पे रिवाइज करेगा उसको प्राइस इसका एप्लीकेशन आने के बाद में। ठीक है, इसको 30 डेज में विद इन 30 डेज में अप्लाई करना है, इसको विद इन 15 डेज में अप्लाई करना है। ठीक है, 15 दिन के भीतर बल्क ड्रग के लिए, 30 दिन के भीतर शेड्यूल फार्मुलेशन के लिए। अब गवर्नमेंट के पास ये एप्लीकेशन आ चुका है कि भैया हमें पसंद नहीं आया, आप रिवाइज करो, तो ये गवर्नमेंट रिवाइज करने के लिए भी कुछ वक्त लेती है। तो गवर्नमेंट रिवाइजेस द प्राइजेस विद इन, इसका जैसे एप्लीकेशन आया उसके बाद विद इन 2 मंथ्स में ये रिवाइज करेगा शेड्यूल फार्मुलेशन है तो, या फिर विद इन 4 मंथ्स में रिवाइज करेगा इसके एप्लीकेशन आने के बाद में, विद इन 4 मंथ्स में बल्क ड्रग के लिए। तो आप समझ रहे हो, अगर हमें प्राइस पसंद नहीं आया गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ तो हमने 30 दिन के अंदर उसको शेड्यूल फार्मुलेशन के लिए अप्लाई करना है, और विद इन 15 डेज के अंदर हमने बल्क ड्रग के लिए रिवाइजन के लिए अप्लाई करना है, और गवर्नमेंट हमारे एप्लीकेशन के बाद में 2 मंथ्स के अंदर रिवाइज्ड प्राइस यहाँ पे देगी शेड्यूल फार्मुलेशन के लिए, और हमारे एप्लीकेशन के बाद में विद इन 4 मंथ्स में वो रिवाइज करेगी प्राइस को बल्क ड्रग के लिए। ठीक है, कमेंसमेंट कर देगी उसका। तो आपको इतना ही बताना था। तो शेड्यूल ड्रग के लिए आप 30 और 2 को याद रखो, और बल्क ड्रग के लिए 15 और 4 को याद रखो दोस्तों।
ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, पूरे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी दरखास्त है, गुजारिश है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।